अंदर में से ही निकल, और खासकर किसके लिए आया है, वैसे क्षेत्रों के लिए आया है जो कि उस वक्त के आंशिक वर्जित क्षेत्र थे, जहाँ पे आप डायरेक्ट कानून नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि 1935 में भी आप डायरेक्ट लॉ नहीं अप्लाई कर सकते थे, गवर्नर जनरल के माध्यम से होता था। तो अब है, चीजें बदली और पैसा हमारे बीच है, जिसको कि हम बोलते हैं पंचायतों का उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। ये भी भाग 9 के बीच का एक प्रावधान है, उससे वो उत्पन्न हो रहा है। तो हम पैसा पे आ गए, और इसी तरह से भूरिया कमेटी ने ये भी बात बताया कि आपको नगर जो क्षेत्र हैं, शहर क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, मान लीजिए रांची के क्षेत्र में आदिवासी हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। अभी तो आप देखेंगे कि 2050 सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है 2050 आएगा तो हिंदुस्तान का 50% आबादी शहरीकरण हो जाएगा, शहरीकरण की ओर बढ़ जाएगी। अभी दिन दूर नहीं है, 2025 तो हम ऑलरेडी पहुंच गए और 25 साल लगेंगे। और जिस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से विकास के नाम पे विस्तार हो किया जा रहा है, उस देर नहीं है वो समय आने में, और 50% आबादी पूरे हिंदुस्तान की वो शहर में तब्दील हो जाएगी। तो भाई शहर में तो आदिवासी क्षेत्र भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो भूरिया कमेटी ने इस बात को भी भांपते हुए उन्होंने एक और सुझाव दिया कि गांव के लेवल पे पैसा और शहर के लेवल पे मेसा, मेसा का कानून, कि शहर क्षेत्र में, क्योंकि ग्राम सभा तो गांव में कर, शहर के क्षेत्र में आप क्या करें, तो इसलिए शहर के लिए भी एक म्यूनिसिपैलिटीज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट बनना था। अफसोस है कि 2011 तक कुछ बात चली, लेकिन इसके बाद 2014 के बाद उससे कोई चर्चा ही नहीं हुई। सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं नगर पालिका का आदिवासी क्षेत्र में विस्तार धड़ल्ले से जारी है। रांची तो ग्रेटर रांची, रायपुर तो ग्रेटर रायपुर, और खासकर वैसे क्षेत्र जहाँ पे संसाधन से परिपूर्ण है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण है। एक तो खामियाजा ऑलरेडी हम लोग के पास है, जिसके ऊपर कोई कानून नहीं बना। एक जो कानून बना है गांव के लिए, वो हमारे लिए प्रथम बार, पहली बार यह बात करता है कि आदिवासियों का जो व्यवस्था होगा, वो उसके रीति रिवाज, वो उसकी परंपरा, वो उसकी उसके जो धार्मिक और सामाजिक ताने बानों के हिसाब से रहा जाएगा। इसी अपवाद की वजह से उन्होंने पंचायत का हूबहू विस्तार नहीं किया है, इसलिए स्पेशल कानून बनाना पड़ा, वो है पैसा। और इन्होंने ये भी बात कही, इन्होंने ये भी बात कही कि 1996 में ये कानून आया और उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य जो सरकार है वो इस कानून को 1 साल के अंदर अंदर अपने राज्य कानून में समाहित करके उसको लागू करें, नहीं तो जो भी कानून आपके अनुसूचित क्षेत्र में हो रहे हैं वो स्वतः लागू नहीं होंगे 1 साल के बाद। तो इसका अगर आप देखिएगा तो 26 दिसंबर 1996 को ये इसको राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी, यानी 24 दिसंबर को। तो ये कहने का मतलब आपके 25 दिसंबर 1997 के बाद जो कानून पहले लागू थे, अगर सरकार ने नहीं बनाया तो स्वतः वहां पे खत्म हो जाते हैं। तो 97 के बाद, दिसंबर 97 प्रिसाइसली 25 के बाद आपके पास पैसा लागू है। और ये एक कानून जो है वो तमाम कानून जो है
उसमें अपवाद और उपांतर, मतलब जो मेन कानून है उसको आपको अपवाद करके अनुसूचित क्षेत्रों में इसका लागू करना है और राज्य सरकार को ये करना है। हम जान रहे हैं एक और चीज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि हमारा जो राज्य बना वो 2000 में बना, 96 में पैसा आ गया। हमारे पास कोई पंचायत कानून थे नहीं थे। राज्य 2000 में आया तो हमारे पास जो बिहार का जो पंचायती कानून था वही था जो चलता आया। उसके हिसाब से गांव में जो सिस्टम था वो चलता रहा था, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुछ इस तरह से हुए नहीं थे क्योंकि हमारा राज्य ही 2000 में बना। तो इसलिए सरकार को भी ये जरूरत पड़ा कि हमको एक कानून लाना है, तो उन्होंने झारखंड पंचायती राज एक्ट का गठन किया 2001 में, वो अस्तित्व में आया। अब राज्य ने तो गठन कर दिया अपना झारखंड पंचायती राज, लेकिन कुछ प्रावधान जो हैं पैसा के उन्हीं को डाला। बहुत सारे प्रावधान अभी भी उसमें नहीं है जो छूट गए हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि क्योंकि राज्य ने अपने पंचायत में नहीं डाला तो ये कानून का कोई महत्व नहीं है। ये कानून तब भी है क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है और इसी शर्त पे बनाया गया है कि राज्य अपने जब कानून बनाने वक्त इन बातों को ध्यान में रख के अपने राज्य के पंचायत कानून में अपवाद और रूपांतर करेगी। अब 2001 में कानून बन गया झारखंड पंचायती का। बहुत सारे विवाद भी हुए, आपको पता है, बहुत सारे विवाद हुए। हमारा पंचायत चुनाव नहीं हुआ बहुत साल, पंचायत चुनाव तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे जेपीआरए 2001 आया और पंचायत चुनाव फट से हुआ, नहीं हुआ। एक दशक लगभग से भी ज्यादा समय लग गया झारखंड को पंचायत चुनाव कराने में। वो जानते हैं क्यों लगा? वो इसलिए लगा क्योंकि गैरों को, जो गैर अनुसूचित जनजाति है, पैसा में जो प्रावधान बताए गए हैं और जिन प्रावधानों को पंचायत अधिनियम में डाला गया वो उनको पसंद नहीं था, वो उनके खिलाफ जा रहा था। वो कौन सा प्रावधान था? वो था कि 100% जो आरक्षण है तीनों स्तर पर, मुखिया स्तर पे, जिला प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे, उसका जो अध्यक्षता करेगा वो अनुसूचित जनजाति होगा, वो आदिवासी होगा। इस बात की गारंटी हमको पैसा ने दिया क्योंकि पैसा ये कहता है कि तीनों स्तर पे आदिवासी होगा। क्या हमारे बीच ऐसा सिस्टम था जिसमें कि हमारे गांव में आदिवासी ही, जब ये पैसा नहीं आया था तो मुखिया और सरपंच हुआ, मुखिया या प्रमुख हुआ करता था? नहीं था, गैर लोग थे। तो पैसा ने वो गारंटी दिया और कई लोगों को ये नागवार गुजरा और इसलिए उन्होंने केस किया। इसमें सबसे पहला केस आता है धनंजय महतो का केस। उसके बाद बहुत सारे केस होते हैं। 1995 जब कानून लागू होता है उसके बाद से ही, 96 के बाद से ही, लेकिन सभी केसेस को क्लब करते हुए हाईकोर्ट झारखंड में भी केस होता है, जिसको की बोलते हैं राकेश कुमार बनाम झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने, झारखंड हाईकोर्ट ने उस वक्त इस कानून को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये जो 100% का आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ना आदिवासियों को, वो गलत है, वो असंवैधानिक है। माननीय हाईकोर्ट ने, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चूंकि ये कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है तो केंद्र सरकार ने अपील किया कि जो कानून मैंने बनाया है वो भूरिया कमेटी के आलोक में बनाया है। अब भूरिया कमेटी ने अध्ययन करके बोला कि ये होना चाहिए और हमने उसी आलोक में बनाया है और केंद्र सरकार के वकीलों ने अपनी कानून से, अपनी अध्ययन से कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिया और उसी का नतीजा ये है कि आज हमारे बीच में 100% हमारे लोग खड़े होते हैं इस कानून के बदौलत। यानी हाईकोर्ट का जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया गया और उसका जो आधार है वो भूरिया कमेटी है। उसके बाद जो आपके पंचायत चुनाव होते हैं और फिर आपके लोग उस सिस्टम में आते हैं जो आज भी जारी है। लेकिन
यह बात सही है कि कुछ जो चीजें हैं जो होनी चाहिए पंचायत के कानून में वो आज भी नहीं है। हाँ, होनी चाहिए। जैसे पैसा जो कहता है सबसे पहले कि जो आपके रूढ़िगत व्यवस्था है, जो आपके धार्मिक मान्यताएं हैं, या जो आपके परंपरागत रूप से जो चीज आप करते आए हैं, आपके सामुदायिक संसाधन को संरक्षित रखने के लिए इन सभी को ऊपर वो अधिकार देता है। भारत में अभी कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये क्या बात कहता है लिखित में। लेकिन कैसा इस बात की गारंटी देता कि आदिवासी क्षेत्र में इस तरह से वो अपने कार्यकलाप कर सकते हैं, और राज्य सरकार को इन सबों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना है। उन्होंने गांव की भी परिभाषा दी कि गांव कैसा होगा। गांव टोला होगा, टोलों का समूह होता है जहां पे एक समुदाय निवास करता है और अपनी क्रियाकलापों को वो अपने हिसाब से वो मैनेज करता है, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ही है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार हैं जो पेशा ने हम लोग को इस तरह से दी है। और वो भी ये भी कहता है कि जो ग्राम सभा है, जो पेशा का आत्मा है, गांव सभा, ग्राम सभा, उड़ीसा में पल्ली सभा, ग्राम सभा जो है वो पारंपरिक ग्राम सभा है। और जो पारंपरिक ग्राम सभा अपने क्षेत्र में अपने सांस्कृतिक पहचान को, अपने सामुदायिक संसाधन को, अपने रूढ़िगत व्यवस्था को, अपने विवादों का निपटारा की जो प्रथा है उसको मद्देनजर रख के वो अपनी व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित रखने का पूरा उनको अधिकार है। कोई ऐसा भारत का कानून है जो कहता है कि आपको शक्ति मिलेगी आपके हिसाब से चलने की? 5वीं अनुसूची भी नहीं। 5वीं अनुसूची अलग और पैसा अलग। 5वीं अनुसूची में ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या अप्लाई हो रहा है? वो हो रहा है पैसा। वो पंचायत भी नहीं है, वो अनुसूचित क्षेत्रों का पंचायत है उनके हिसाब से। तो ये फर्क हमको समझने की जरूरत है। और इस तरह से तमाम जो चीजें हैं इस कानून में है कि आपको विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उसको आपको अनुमोदन करने का प्रावधान है, जो ग्राम सभा से होके जाएगी। आपको जो व्यवस्थाएं हैं जैसे कि खनिज से संबंधित जो चीजें हैं, लघु खनिज से संबंधित जो चीजें हैं, उसका जो उत्खनन होगा, उसका लाइसेंस होगा, उसका जो लीज होगा, ये सब चीज ग्राम सभा का मैंडेटरी, मतलब उसका अप्रूवल के बिना वहां पे नहीं होगा। जंगलों के जो अधिकार है, एक तो हम वन अधिकार को जानते ही हैं, लेकिन पेशा के अंदर में ही ग्राम सभा को भी जंगलों के ऊपर, उसके मैनेजमेंट के ऊपर उसको अधिकार मिला हुआ है कि जंगल के जो लघु वन उत्पाद हैं उसको कैसे मैनेज करना है। ये ग्राम सभा के माध्यम से पेशा में किया जाएगा। उसी तरह से कि आपको गांव स्तर पे जो आपके बहुत सारी विकास संबंधित योजनाएं हैं जो पंचायत के माध्यम से जरूर आएंगी, लेकिन पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करेगी। और जब क्रियान्वयन संतुष्ट तरीके से हो गया है तो उसका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र मुखिया को ग्राम सभा का अध्यक्ष देगा। उल्टा नहीं, जो कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये पावर है इस कानून में कि उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम सभा मुखिया को देगा। उल्टा नहीं कि मुखिया करे। तो मुखिया को भी कंट्रोल में करने का पावर आपके ग्राम सभा में है। ये अलग बात है कि लोग सोच रहे हैं कि मुखिया हो गया तो बहुत हो गया। यहाँ ग्राम सभा की बात हो रही है, पारंपरिक ग्राम सभा की बात हो रही है। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र, गांव में हम सब जानते हैं कि नशा जो है वो पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, और हम उसके सब देखते हैं। आप गांव से ही हम लोग संबंध रखते हैं।
तो गांव में भाई नशा को नियंत्रित करने का, कब बिकना है नहीं बिकना है, इसका भी अधिकार पैसा के अंदर आपको ग्राम सभा में दिया गया है। उसके साथ साथ बाजार लगना है, कितना वहां से क्या उठना है, कब लगना है, ये सारी जो चीजें हैं वो पैसा के अंदर में दी है। साथ ही साथ एक ऐसा पावर ग्राम सभा को मिला है जिसमें कह रहा है कि अगर आपको पता लगा या ग्राम सभा को पता लगा कि कोई जमीन जो अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित जनजाति को गैर कानूनन ट्रांसफर हो गया है, तो उसको भी पुनर्स्थापित करने का अधिकार ग्राम सभा को है। ग्राम सभा को है, डीसी को नहीं है, ग्राम सभा को है। तो ये जो पावर है कोई और कानून नहीं दे रहा है, यहां तक कि लारा जो कानून है वो भी नहीं दे रहा है। तो ग्राम सभा के पास तमाम सारी शक्तियां हैं। सामाजिक क्षेत्र पे जो विकास है, स्कूल है, अस्पताल है, रोड है, और भी सारे जो संसाधन हैं छोटे बड़े गांव की परिधि में, उन सबों को एक अधिकार दे रहा है कि ये ग्राम सभा इसको कंट्रोल करेगी। और ग्राम सभा के तहत ये में एक बहुत बड़ा पावर है। वो पावर जो है, वो अधिकार जो है, वो पैसा के माध्यम से ही दिया गया है। और ये अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के उपबंध का विस्तार है। एक तो ये है जो कि पैसा के अंदर में है, उनका विस्तार है अपवाद और रूपांतरण के साथ में। लेकिन जो चीज पैसा में नहीं मिले हैं, वो फायदा जो है पंचायत के जो कानून में होंगे उसको भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। सारी चीजें को नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो मुख्य जो चीजें हैं जिससे कि आदिवासी की पहचान टिकी हुई है, उस चीजों पे लिखित दे दिया गया है। लेकिन कुछ जो अलिखित है लेकिन फिर भी पंचायत का हिस्सा है, वो सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। तो कई जगह बहुत सारी बातें आती हैं कि जी ये पंचायत का जो कानून होगा, वो जो पैसा होगा वो गड़बड़ है, थोपा जा रहा है, ये बात नहीं है, सही नहीं है। तो कानून का अगर आप अध्ययन करें कि कानून के बाद से संविधान को अगर हम मानते हैं तो संविधान के ही दूसरे भाग से ये आता है। तो जो कि संविधान का हिस्सा है वो गैर संवैधानिक कैसे होगा? हो सकता है कि उसका क्रियान्वयन गैर संवैधानिक जो होगा, लेकिन कानून तो संविधान के हिस्से से आया है, सांसद ने उसे बनाया, तो ये इस तरह से इसको लागू होना है। हाँ, राज्य सरकार ने कुछ चीजों को अपने पंचायत कानून में डाला है और मुख्य चीजों को छोड़ दिया है, जैसे लघु खनिज से संबंधित, जैसे जमीन का रिस्टोरेशन से संबंधित, जैसे आपको लघु वन उत्पाद में मालिकाना हक से संबंधित, जो बाद में 2007 में ये जुड़ा गया। तो इस जैसे आपके मुख्य जो चीजें हैं, जल से, जंगल से, जमीन से, ये सब बातों पे सरकार ने उसको पंचायत कानून में नहीं डाला, वो करवाने की जरूरत है। लेकिन कोई सारी चीजों को सरकार ने ऑलरेडी डाल दिया झारखंड पंचायती राज में, जैसे कि रिजर्वेशन, इसके ऊपर एक बहुत लंबा कोर्ट प्रोसीजर चला, लेकिन कुछ चीजों को लाया गया, कुछ चीजों को छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन सारे चीजों को लाने के लिए कोई नियमावली नहीं है। लेकिन ये बात भी नहीं सोचना है कि नियमावली नहीं है तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एक्ट तो एप्लीकेबल हो गया भाई, नियमावली एक्ट को लाने में, उसको क्लियर करने में उसकी भूमिका है। तो अगर नियमावली नहीं बनी तो कानून ही नहीं इंप्लीमेंट हुआ, ये कहना गलत है। कानून ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ जिस दिन राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदन दे दिया, तभी हालांकि नियमावली नहीं होने के बावजूद भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, आपके लोग चुनकर जा रहे हैं, और मुखिया आदिवासी, प्रमुख आदिवासी, जिला परिषद अध्यक्ष आदिवासी, ये तो हो रहा है। तो स्पष्ट करने के लिए नियमावली बनाने की जरूरत होती है। नियमावली नहीं बनी इसका मतलब ये नहीं कि कानून लागू नहीं है, कानून लागू है, और आप और हम उस कानून के हिस्सा हैं। अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं तो हम वो अनुसूचित जनजाति के होने की वजह से उस कानून का हिस्सा है, और तमाम अधिकार जो मिले हैं, इन सारे अधिकारों को उस नियमावली में भी लाने की बात है। कुछ जो बात है जो कि पंचायती राज अधिनियम में नहीं है, जब नियमावली बनेगी
तो उस नियमावली के आलोक में और पैसा कानून के आलोक में पंचायत, वर्तमान पंचायत अधिनियम के में भी संशोधन होंगे। ऐसा ही हुआ है बाकी राज्यों में, ऐसा ही हुआ है जो 8 अन्य राज्य जो हैं जिन्होंने अपनी नियमावली बना दी है। हाँ, हो सकता है उसकी नियमावली में कुछ कमी बेशी हो, लेकिन नियमावली बनी है और राज्य सरकार के ही अधीन वो बनी है। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि भाई राज्य सरकार नहीं बना सकती है कानून, ये केंद्रीय कानून है तो केंद्र सरकार ही इसका नियमावली बनाएगा या गवर्नर इसका नियमावली बनाएंगे। संविधान में उसका प्रावधान नहीं। अब हम थोड़ी सी बात इसके कंफ्यूजन की तरफ बढ़ेंगे कि कौन कौन से कंफ्यूजन इसमें आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, हम भी पढ़ते हैं, लोगों से देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन कि